स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है सेट 1 का 5551 इसका कोड है। इसका हमने सेक्शन ए कर लिया था, क्वेश्चन 1 to 5th। तो उसका डिटेल सोल्यूशन जाके आप प्रीवियस पार्ट में देख सकते हैं। तो ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे, तो ये हमने इसके सोल्यूशन किए थे फर्स्ट पार्ट में। तो वो आप डिटेल चेक करना चाहते हैं तो प्रीवियस पार्ट में जाके चेक कर सकते हैं कैसे कैसे हमने सॉल्व किया था। आज हम आगे की 6 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये इनके आंसर्स आए थे, ठीक है। और भी क्वेश्चन थे जिसकी हमने डिटेल डिस्कशन किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। In a Young's double slit experiment, the screen is moved away from the plane of the slits. What will be its effect on the following? तो देखो यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, अगर स्क्रीन को आपने अवे कर दिया, ठीक है, तो उसका इफेक्ट आपको पूछा था एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज में क्या इफेक्ट आएगा या फिर फ्रिंज विड्थ में क्या इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, जो कि होता है बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। यहाँ पे बीटा मतलब फ्रिंज की विड्थ होती है, ठीक है, डी सेपरेशन होता है, डी स्क्रीन का सेपरेशन होता है, ठीक है, और ये स्लिट्स का सेपरेशन होता है स्मॉल डी। तो आपको डी को इंक्रीज करने को बोला था कि डी को इन्होंने क्या किया, स्क्रीन को अवे कर दिया ना। क्वेश्चन में क्या है, स्क्रीन को अवे कर दिया, तो इट मीन्स डी बढ़ा दिया है ना। डी को अगर इंक्रीज किया है तो सोचो बीटा और डी क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना। तो अगर डी बढ़ाओगे तो बीटा यानी फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके अलावा हमें पता है एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला होता था लैम्डा बाई डी, जो कि बीटा बाई डी के इक्वल होता था। तो अगर आपने बीटा को डी को बढ़ाया और बीटा भी बढ़ा तो दोनों में इंक्रीज हुआ ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो जितना इंक्रीज इसमें हुआ उतना इंक्रीज इसमें हुआ होगा। तो अगर ये सेम इंक्रीज हो रहा है ऊपर नीचे तो ये लैम्डा बाई डी क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। तो यानी कि जो एंगुलर सेपरेशन है लैम्डा बाई डी वो तो सेम रहेगा, बट फ्रिंज की विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको पहले एंगुलर सेपरेशन दिया था ना नंबर 1 पॉइंट पे, नंबर 2 पॉइंट पे फ्रिंज विड्थ थी। तो नंबर 1 पॉइंट तो सेम है बट 2 इंक्रीज हो रहा है। तो कौन से ऑप्शन में था ऐसा, फर्स्ट तो कांस्टेंट है एंड सेकंड वाला इंक्रीज है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। तो किन किन बच्चों ने सी ऑप्शन पे टिक किया है वो बताना ज़रूर। तो ये समझ आ गया होगा कैसे करना था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका था द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा आपको फाइंड करनी थी। ये तो सिंपल था, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला लगाना था। एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सी बाय लेमडा। तो एच सी बाय लेमडा कौन से ऑप्शन में था आपका, एच सी बाय लेमडा, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या था, द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 64 125। तो आपको मास नंबर का रेशो, मास नंबर गिवन था और उनका ना न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशो निकालना था। तो अगर जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पढ़ा है तो न्यूक्लियर डेंसिटी एक्चुअल में मास पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखो डेंसिटी क्या होती है न्यूक्लियर की, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब एटॉमिक मास नंबर और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर का फॉर्मूला आपको पता है आर नॉट क्यूब बाई ए होता है, जिसमें आर नॉट कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर, इस आर की जगह हमने ये वाला आर रख दिया, आर नॉट क्यूब बाई ए से ए क्या हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, मास नंबर से मास नंबर कैंसिल हो गया, यानी मास नंबर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही डेंसिटी, है ना। ये सिर्फ क्या आएगा, ये थ्री ऊपर चला जाएगा, 3/4 नीचे क्या है पाई आर नॉट क्यूब। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो सारा कांस्टेंट है, डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी। अगर हम इसे निकालें तो वो इतनी आएगी, ठीक है। तो यानी कि डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि मास नंबर तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो यानी कि जब डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती तो मास नंबर कुछ भी हो, डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना, क्योंकि डेंसिटी तो एक कांस्टेंट है। तो यानी कि जब डेंसिटी जो ऊपर वाले की है वही दूसरे न्यूक्लियाई की भी है, तो डेंसिटी का जो रेशो आएगा वो 1:1 आएगा, क्योंकि सेम है ना डेंसिटी। समझ आ गया। तो डी इसका इसका आंसर क्या था, डी यानी 1:1, क्योंकि मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है डेंसिटी न्यूक्लियर की। 9th क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन
जब पीएन जंक्शन बनता है तो डिफ्यूज़न करंट इंक्रीज होता रहता है कि ड्रिफ्ट करंट कांस्टेंट रहता है, कि दोनों जो है डिफ्यूज़न करंट ड्रिफ्ट करंट कांस्टेंट रहेंगे, या फिर डिफ्यूज़न करंट कांस्टेंट है कि डिफ्यूज़न करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज करेगा जब तक दोनों करंट इक्वल ना हो जाए। तो इसका आंसर डी ऑप्शन था। तो ये 4 ऑप्शंस थे आपके पास। तो ये जो डी ऑप्शन है इसका, डिफ्यूजन करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट द ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस टिल बोथ करंट्स बिकम इक्वल। तो डी इसका आंसर है। तो बताना किस किस बच्चे ने डी आंसर लगाया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द डायग्राम शोज 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम। आइडेंटिफाई करना ट्रांजिशन किस में एमिटेड फोटोन का सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो देखो यहाँ पे एन फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ ऑर्बिट है ना। तो यहाँ पे आपको अगर सबके एनर्जी पता हो कि कहाँ पे कितनी एनर्जी होती है तो उससे आप पता लगा सकते थे कि जितनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है -13.6 eV, फिर उसके बाद इतनी होती है, उसके बाद कम होती जाती है एनर्जी। तो अगर हम इस वाले को देखें तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ आने में बहुत कम एनर्जी रिलीज़ हुई है ना। तो ये जब आप ये एनर्जी डिफरेंस निकालोगे तो ये कम आएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे भी निकाल के देखो, -3.4 में से माइनस करो -13.6, उसके बाद इसमें से इसका एनर्जी डिफरेंस निकाल के देखो। फिर ये वाला एनर्जी डिफरेंस मैंने निकाल के दिखाया। तो ये यहाँ पे कितना है, ये वाला, इस वाले पे तो ये माइनस ये, ठीक है। तो ये तो बहुत कम आएगा। इसके बाद ये वाला देखो लास्ट वाला, इसमें देखो ये इतना एनर्जी होती है यहाँ थर्ड पे, और उसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस करके देखो कितना आएगा, -1.5 माइनस माइनस प्लस, तो ये इतना आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ये यहीं पे आएगा क्योंकि यहाँ पे भी अगर निकालोगे तो गैप तो कम है ना। तो यही एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है। तो यानी कि ये वाले में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी पूछी तो फर्स्ट वाला होगा इसमें। तो किस किस बच्चे ने फर्स्ट पे टिक किया, ए ऑप्शन वो करेक्ट होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ अ पार्टिकल मोमेंटम विद इट्स एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसमें से कौन सा ग्राफ है जो मोमेंटम का डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू h/λ। ठीक है, वेवलेंथ h/वेवलेंथ। h तो प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट होता है। तो यानी कि इन मोमेंटम डायरेक्टली किस पे इन्वर्सली किस पे डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है ना। तो सिर्फ मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे, वेवलेंथ पे। तो ये इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। तो इन्वर्स वाला कौन सा ग्राफ है, ये तो डायरेक्ट वाला है। ये इन्वर्स वाला तो है बट ऐसे वाला ग्राफ आता है ये इन्वर्स में। ठीक है। तो P और लैम्डा एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली। तो इन्वर्स वाला ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो ये D इसका करेक्ट आंसर है। आपको समझ आ गया होगा फॉर्मूले से कि कैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट आया है, क्योंकि H तो कांस्टेंट होता है। तो D ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। The capacitors each of 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad. This can be achieved by connecting. तो आपको बोला है हर ईच का कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रोफेरेड, और कॉम्बिनेशन में कितना आना चाहिए, 6। तो कैसे अरेंज करोगे, तो या तो तीनों को पैरेलल लगाओगे या सीरीज़ में लगा दोगे तीनों को, या 2 को सीरीज़ में और 1 को पैरेलल में, या फिर 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज़ में। तो इसको देखो कैसे करना था। तो देखो हमें पता है कैपेसिटेंस को जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो ये कैसे आता है, 1/4 1/4। तो ये 2 आ जाएगा, और 2 को 4 के साथ लोगे पैरेलल में, तो पैरेलल में तो ये प्लस हो जाता है ना, कैपेसिटर में उल्टा होता है रजिस्टर का। सीरीज़ में 1/4 करोगे तो 2 आएगा, और ये इसके साथ अब पैरेलल में आ गया तो 2 और 4 प्लस कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 ही तो लाना था, यानी कि 2 को हमें सीरीज़ में लगाना पड़ेगा और 1 को पैरेलल लगाना पड़ेगा, तभी हमें 6 माइक्रोफैरेड इसका इफेक्टिव का कैपेसिटेंस मिलेगा। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 2f कनेक्टेड इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना था। ठीक है। तो ये बताना किस किसने सी ऑप्शन लगाया है।
और क्वेश्चन नंबर 13 to 20 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने आंसर्स को बताइए कितने आपने ठीक किए। ये नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको सारे।